अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब का आया है एक धुआंधार किस्म का ट्वीट, और इस ट्वीट के बाद ख़ास तौर पर सब लोगों ने डिक्शनरी खोल ली उर्दू की। उसकी वजह क्या बनी, अभी सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके साथ साथ आज बात करेंगे कि जी एक वाक़या जो पेश आया है जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है, मरीम नवाज़ साहिबा की जो पिक्चर है उसके हवाले से। आज इमरान खान साहब ने सऊदी बल्कि जो अमाराती सदर हैं उनके हवाले से ये बात की है कि उनके साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं और उनके ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद ना की जाए। तो इसके ऊपर भी थोड़ी मज़ीद बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक वाक़या भी आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं, जिसने मुझे काफ़ी हैरान किया, और वो स्टोरी मैं क्यों इंक्लूड कर रही हूँ आज के व्लॉग में, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो फिर जी अब बात कर लेते हैं इस बात के ऊपर कि जी इमरान खान साहब का मूड क्या है। सीधी सीधी बात है जी, इमरान खान साहब का मूड तो बहुत ही एग्रेसिव है। और आज की अगर आप उनकी सिर्फ ट्वीट पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है जो इस वक्त हुकूमती कमेटी और पीटीआई की कमेटी के दरमियान चल रहे हैं, और बल्कि रींग रहे हैं फ़िलहाल तो इस ट्वीट को मैं ज़रूर थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जिसमें इमरान खान साहब बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह रहे हैं कि तमाम मार्शल लॉ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, अयूब खां का, याह्या खान का, ज़ियाउल हक का, मुशर्रफ का, लेकिन जो इस वक्त मुल्क में माहौल है इसको मैं सिर्फ याह्या खान के मार्शल लॉ के साथ ही तशबीह दे सकता हूँ। इस तरह का जुल्म और सितम और इस तरह की कानून के साथ जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं ये सिर्फ उस दौर में ही हुआ था। उन्होंने कहा कि जिस तरह सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई मार्शल लॉ का दौर होता है तो सबसे पहले जमहूरियत को और आज़ादी इजहार राय को, इसका गला घोंटा जाता है, इसको दबाया जाता है। तो यही हमें इस वक्त माहौल नज़र आ रहा है कि जिस तरह से तमाम मीडिया को कंप्लीटली बिल्कुल जिसको कहते हैं कंट्रोल कर लिया गया है, और कोई हक और सच की बात करना किसी के लिए आसान नहीं रह गया है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब कहते हैं ये कैसी जमहूरियत है कि सबसे मकबूल पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन का जो नाम है वो तक नहीं टीवी चैनल्स चला सकते, तो इसको हम क्या जमहूरियत कहेंगे। फिर इमरान खान साहब ने दोबारा से हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए ये कहा कि बिल्कुल जो याया ने भी निज़ाम बनाया था वो इसी किस्म का निज़ाम था जहाँ पर आपको कोई कानून नज़र नहीं आता था, और जहाँ पर उसने सिर्फ अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए जिस तरह से जमहूरियत का गला घोंटा और जो वाक़यात पेश आए वो वही हमें जो उसकी सारी एक रेप्लिका है वो इस वक्त नज़र आता है। साथ ही साथ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए भी आज बड़े तारीख़ी किस्म के अल्फाज जो है वो कहे और कहा कि शहबाज शरीफ की हैसियत जनरल आसिम मुनीर की कठपुतली और उर्दली से ज़्यादा नहीं है। और ये वो लफ्ज़ है जिसके लिए आज सबने डिक्शनरियाँ खोल ली, क्योंकि जैसे ये ट्वीट आया और उसके अलावा जब रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट कर रहे थे तो सब लोग इस पे ट्विटर पे आके ये सवाल करने लगे, अक्सर लोग, कि इसका मतलब क्या है, ये क्या बोल दिया इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ को, ये कौन होता है, इसका क्या काम है। तो मुख्तलिफ लोग जो है वो सवालात करने लगे, बल्कि मैं तो देख रही थी कि बीबीसी ने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल ही छाप दिया। अंदाज़ा लगाइए इमरान खान के बोले हुए एक लफ्ज़ की कितनी अहमियत है कि बीबीसी उसी वक्त उसके ऊपर एक आर्टिकल भी छाप देता है। तो बहरहाल ये जिस तरह आप कह सकते हैं कि खिदमतगार होते हैं, कोई ज़ाती नौकर मुलाजिम टाइप लोग ही होते हैं, जैसे आप यूँ कह लीजिए कि बैटमैन होते हैं फ़ौज में, तो इसी किस्म का वो किरदार होता है कि छोटे छोटे कामों के लिए जिसको आप हर वक्त एक छोटा जो होता है ना जो आपके साथ होता है, तो इस किस्म का उसके लिए जो लफ्ज़ है वो उर्दू में इस्तेमाल किया जाता था, अब वैसे इतना कॉमन नहीं रह गया। तो बहरहाल इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के उर्दली हैं शहबाज शरीफ साहब बेसिकली, और उन्होंने कहा कि ये सारी जो फॉर्म 47 के सहारे सिस्टम इन्होंने खड़ा किया है, इसको तो हुकूमत कहना भी हुकूमत के नाम पर धब्बा है। साथ ही वो अपने जो केसेस हैं उसके ऊपर बात करते हुए कहते हैं कि अलकादर का फैसला इसलिए रोका जा रहा है कि बार बार दबाव डाला जा रहा है, ब्लैकमेलिंग के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, लेकिन मैं किसी दबाव में नहीं आऊँगा। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला सामने आना चाहिए। सज़ा सुनाएं आप जो आपने सुनानी है, पहले भी जो आपने सज़ा सुनाई थी उसमें आप ही का मुँह काला हुआ था, और अब इस दफ़ा भी यही होगा। तो इमरान खान साहब आज बड़े जी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि
जो बेसिकली अलकादर का केस है वही आप देख लें कि मैंने कोई महल नहीं बनाया, कोई बिलावल हाउस नहीं बनाया, कोई शुगर मिल नहीं बनाई, बल्कि मैंने एक फलाही इदारा, एक यूनिवर्सिटी बनाई। जैसे मैंने शौकत खानम बनाया, नमल बनाई, इसी तरह मैंने अलकादर दूर दराज इलाकों में बनाया कि वहाँ पर जो लोग हैं वो तालीम हासिल कर सकें, और ये एक फलाही इदारा है। और इसके ऊपर जो है वो आप उसके ऊपर केस बना के बैठ गए, हालांकि मैंने उससे कोई 1 रुपए की भी बेनिफिट हासिल नहीं किया। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं ना तो नवाज शरीफ हूँ ना जरदारी हूँ जो मैं NRO ले लूँगा। मैंने अपने केसेस का अदालतों के थ्रू डट कर मुकाबला किया है, और मैं अदालतों के थ्रू ही इन केसेस से इंशाल्लाह सुरखरू होऊंगा। मुझे किसी किस्म का कोई NRO नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने वाज़ेह तौर पर तरदीद की कि बुशरा बीबी साहिबा के थ्रू किसी किस्म के भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और ना ही बुशरा बीबी साहिबा के थ्रू वो किसी डील मेकिंग में कहीं पे भी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वही मुज़ाकरात हो रहे हैं जो कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी के तहत हो रहे हैं, और वो आपको पता है कि जो हुकूमत के लोगों से मिल रही है, मुलाकात कर रही है, और उनके साथ जो उनकी बातचीत चल रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भी अनलिमिटेड नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो भी हमारे मुतालबात हैं उसके ऊपर हुकूमत संजीदगी दिखाए। और अफसोस की बात यह है कि 6 हफ्ते हो चुके हैं 26 नवंबर के वाक़े को, लेकिन कोई इसके ऊपर पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आती। अगर हुकूमत मुज़ाकरात में कोई संजीदा थी तो उसे सबसे पहले तो कम से कम इतने टाइम में हमारे गुमशुदा लोगों के बारे में ही कुछ करना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे जो लोग लापता हैं वो इतने 6 हफ्ते गुजरने के बावजूद लापता हैं, और उनका कुछ पता नहीं है कि वो किधर हैं, किस हाल में हैं। तो इमरान खान साहब बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो 26 नवंबर का वाक़या है उसको बिल्कुल इग्नोर अगर कोई समझ रहा है कि हम कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ना हम भूलेंगे, बल्कि ना सिर्फ ये कि हम भूलेंगे नहीं, बल्कि हम इसका हिसाब लेंगे। कारकुनों का खून इतना सस्ता नहीं है कि उसको हम यूं ही छोड़ देंगे। और ये बात वैसे अब जब से 26 नवंबर के वाक़े के बाद जो भी कोई मिल के आ रहा है इमरान खान साहब से, तो वो ये बार बार बात कर रहा है कि कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने 26 नवंबर के वाक़े और कारकुनों के ऊपर जो बर्बरियत की गई है उसका जिक्र ना किया हो। तो वो सही तौर पर उससे बहुत दुखी हैं और बड़ी तकलीफ में हैं। और ये आज फिर अलीमा खान साहिबा ने भी बताया था कि जो समी वजीर उनके कारकुन की हालत उन्हें बताएगी तो वो कितना तकलीफ महसूस कर रहे थे। तो वो बड़े वाज़ेह हैं कि इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और ये जो वाक़या है इसके जो मुल्ज़मान हैं ये अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये सारी सूरत हाल के बाद उन्होंने फिर ज़ाहिर ज़िक्र किया कि मईशत भी इन्होंने डिबो के रख दी है, बुरा हाल है, 0% ग्रोथ है, अदालतें बिल्कुल मफलूज हो गई हैं और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो काफ़ी आईना भी दिखाया आज इमरान खान साहब ने, लेकिन 2-3 जो उनकी बातें हैं, एक तो जिस तरह से उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया है, इस पूरे दौर को उन्होंने मार्शल लॉ का दौर कहा है, और फिर उसके बाद जो इस हुकूमत की हैसियत है जितने वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने बताई है, ये सब चीज़ें, और फिर उसके बाद जो उसमें 2 ऐलानात हैं उनके कि वो कोई NRO नहीं लेंगे और कोई बैकडोर मुज़ाकरात जो हैं नहीं हो रहे। तो ये सब चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब का जो मूड है वो मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह है। अब अगर आप जायज़ा लें तो ऐसा लगता है कि जो PTI है ना ये कोई और जमात है, और इमरान खान जो है ना वो कोई और ही जमात है। मतलब ये सारी बातें अगर आप नोटिस करें तो उस शद्दोमत के साथ कोई PTI का लीडर आपको इस तरह कहता हुआ नजर नहीं आएगा। आज बार बार ये रिपोर्टर्स भी बात कर रहे हैं, अलीमा खानम साहिबा के थ्रू भी ये बात बाहर आई है कि इमरान खान साहब बार बार ये हिदायत कर रहे हैं पार्टी लीडर्स को कि जो 26 नवंबर का वाक़या है इसके ऊपर आपने पूरा जोर लगाना है, और इसके ऊपर आपने जो गुमशुदा अफराद हैं उनके बारे में बार बार मुतालबा करना है। जो मुतासरीन हैं ज़ख्मियों की और जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। इस मामले को आपने दबने नहीं देना। लेकिन इसके बरक्स आप देखते हैं कि कोई इसके ऊपर ज़्यादा हमें PTI क़यादत की तरफ से बात करता हुआ उस तरह से नज़र नहीं आ रहा होता। सलमान अकरम राजा साहब ने आज ज़रूर इसके ऊपर निकले हैं, तो उन्होंने बड़ी ज़ोर शोर से बात की है कि सारी मुज़ाकरात की कोई अहमियत नहीं है अगर हमारे कारकुनों के खून के ऊपर बात नहीं होती, 26 नवंबर के वाक़े के ऊपर बात नहीं होती, तो किसी चीज़ की भी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इसको इंडोर्स किया है। इसी तरह मेरा ख्याल है कि जो बाकी PTI की क़यादत है उनमें से किसी की तरफ से भी कोई इस तरह के आपको बहुत जिसको कहते हैं ना दिलेराना तरीके से इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े होने वाली बात, तो वो उस तरह से ज़रा कम नज़र आती है। लेकिन बहरहाल मैं तो ऑनेस्टली हर एक किसी से ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही होती, क्योंकि अगर हर कोई इतना दलेराना सोच रख के और उसकी हिम्मत रखता हो बात कहने की, तो फिर सभी इमरान खान ही ना हो जाएं। फिर इमरान खान क्यों यूनिक है, इमरान खान क्यों इमरान खान है? क्योंकि वो इन सब से इसलिए मुख्तलिफ है कि वो डरता झुकता नहीं है और बात कहने का दम रखता है।
तो बहरहाल जी एक और बात जो इमरान खान साहब ने की है वो यूएई का जो मामला है, जो उनके सरबराह शेख साहब आए हुए हैं ज़ैद बिन अन-नहान, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि जी कोई उनके ऊपर तनकीद ना की जाए और उनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और उन्होंने जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ताउन किया था पाकिस्तान के साथ। तो ये बेसिकली उनका ट्वीट का जो तनाजुर था वो यही था कि जो आपने देखा एक पिक्चर आई मरीम नवाज साहिबा की, तो उसके बाद काफ़ी तनकीद हो रही थी। अब बेसिकली तो उसका हदफ मरीम नवाज थी, पीटीआई की तो सारी ब्रिगेड का जो हदफ थी ज़ाहिर वो मरीम नवाज थी, लेकिन कहीं ना कहीं ज़ाहिर है फिर उसका असर जो था वो यूएई के सरबराह पे भी आ रहा था। तो इसलिए इसको ज़रा मोहतात तरीके से इमरान खान साहब ने कहा कि इस कैंपेन को ज़रा जो है लो डाउन होना चाहिए। और फिर हमने देखा कि जुल्फी बुखारी हों, शहबाज गिल हों, पीटीआई के और लोगों की तरफ से इसके ऊपर जो है बाकायदा जो शेख साहब हैं उनके लिए कुछ तहनीती और मुबारकबाद और वेलकमिंग किस्म के वो पैगामात जारी हुए, ट्वीट जारी हुए। खैर जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है उनकी तरफ से तो मरीम नवाज साहिबा की जो ये पिक्चर थी उसके ऊपर कोई ख़ास बात नहीं हुई सिवाय शहबाज गिल के, लेकिन अदरवाइज़ जो है वो इस पे वैसे भी किसी ने कोई ख़ास इस तरह से रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। लेकिन इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर मना भी किया है कि जी उनका जिक्र जो है वो उस तरह से ना हो। तो मरीम नवाज साहिबा की जो पिक्चर इसके ऊपर बल्कि काफ़ी बात दोबारा से हो रही थी और बहुत से लोग ट्रोलिंग भी कर रहे थे। बाज़ लोग बहुत घटियापन पे चले जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन बात वही है कि मसला ये नहीं है कि ये सही है या गलत है या किसी का कितनी आज़ादी है और किसी की कितनी मजबूरी है। बात ये है कि अक्सर लोग ये कह रहे थे कि जी जवाब में कि जी इमरान खान तो यूँ थे, तो इमरान खान पे को आप समझ रहे हैं कि जी वो बड़े नेक हैं और आप मरियम के सिर्फ हाथ पकड़ने पर जो है वो इस तरीके से हो रहे हैं। तो वैसे मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आई कि ये क्या कंपैरिजन है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर इसलिए जो तनकीद करनी कि जब भी कहीं कुछ वाक़या होगा तो इसलिए उसका असर इमरान खान पे। मैं ये कहना चाह रही हूँ बेसिकली कि इमरान खान जैसे भी थे उन्होंने पारसाई के कभी दावे भी नहीं किए थे, लेकिन जो लोग खुद को बहुत मजहबी डिक्लेयर करें और बहुत खुद को पारसाई के दावे करें और बड़ा खुद को दीनी रुझानात का मालिक कहें, फिर वो कोई इस तरह का काम करें जो कि उनके यानी जो अफकार हैं उससे मुख्तलिफ नज़र आए, तो फिर इस वजह से तनकीद हो रही है। इमरान खान जैसे थे उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मैं ऐसा नहीं था और मैं बड़ा दीनी था शुरू से या मजहबी था। वो सबके सामने ही मानते हैं कि मैं क्या था, मैं क्या हूँ। वो सारी एक चीज़ें जो है वो उससे वो डिनाई भी नहीं कर रहे होते। लेकिन खैर इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं सिर्फ एक सवाल ये ज़रूर करना चाहूँगी कि मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर बुशरा बीबी साहिबा की ऐसी कोई पिक्चर होती तो फिर क्या हो रहा होता? फिर क्या सब ये सोच रहे होते हैं कि भाई उनकी मर्ज़ी है, उनकी चॉइस है, वो जिस तरह मर्ज़ी रहें। जनाब मरियम नवाज साहिबा की तो ये पिक्चर एक अलग बात रही। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बुशरा बीबी साहिबा जो हर वक्त हिजाब में होती हैं और एक लम्हे के लिए अगर उनका हल्का सा हिजाब ज़रा यूं भी हुआ है ना तो उसके ऊपर भी तनकीद हुई है कि जनाब ये देखें ये हो क्या रहा है। तो आप हाथ पकड़ना तो दूर की बात है, वो सिर्फ अगर निकाब हटा के भी कभी कैमरे के सामने आ जाएं तो उसके बाद आप देखेंगे बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से ये किस कदर कैरेक्टर असैसिनेशन करें, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। तो क्या बात कर रहे हैं आप? बात ये नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा ये क्यों कर रही थी या इस तरह, बात ये है कि जो आप दूसरों के लिए स्टैंडर्ड मुकर्रर करते हैं फिर उसके बाद आप पे भी उसी वजह से तनकीद होती है। तो ये जो सारी गलाजत है ये होनी नहीं चाहिए सियासत में। इस अंदाज से ये तनकीद होनी नहीं चाहिए कि आप दूसरे के ऊपर उसके किरदार के ऊपर इस तरह की किरदार कुशी करें। तो बहरहाल ये अलग बात है कि इसके ऊपर जो है वो काफ़ी जो खुद PMLN के लोग हैं वो भी काफ़ी उनकी अपनी सोशल मीडिया टीम के ऊपर नाला नज़र आए कि जनाब ये आपने क्या फजूल हरकत की है। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हुए इस पे ज़रूर मैं बात करूँगी कि जो ये इस वक्त एक बल्कि हाँ ये मैंने आज एक स्टोरी जो थी वो ज़रूर आपसे डिस्कस करनी थी क्योंकि ये हमारे माशरे में एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन बन गई हुई है। स्टोरी मेरे नज़र से गुजरी कि जनाब उम्रे के टिकट के बदले जो है वो एक शख्स ने कत्ल करने की हामी भर ली क्योंकि जी उसको बाद में उसके बदले उम्रे के 2 टिकट दिए जा रहे थे। अब ये आमतौर पे मैं क्राइम स्टोरी उस तरह से डिस्कस नहीं कर रही होती अपने व्लॉग में, लेकिन ये मुझे इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। एक तो मुझे हैरत भी हुई कि लोग मतलब किसी भी मफाद की खातिर किस हद तक चले जाते हैं, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता चला जा रहा है कि हमें नेक काम करने के लिए भी एक हलाल की कमाई की ज़रूरत है। ये नहीं मतलब है कि हम हज कर लें, हम उम्रे कर लें,
لیکن ہم وہ پیسے وہ رقم کیسے اس کے لیے وسائل جمع کر رہے ہیں؟ اس طرح کہ ہم لوگوں کو مار رہے ہیں، اس طرح کہ ہم لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہیں، ہم حرام کما رہے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، ہم چوری کر رہے ہیں، ہم ڈاکہ مار رہے ہیں، اور پھر جب وہ پیسے ہمیں مل جائیں تو ہم سمجھیں کہ لیں جناب اب ہم لوگوں میں جا کے بانٹ دیتے ہیں، ہم کوئی فلاحی کام کر لیتے ہیں، ہم کوئی لنگر کھول لیتے ہیں، یا ہم جا کے عمرہ کراتے ہیں، یا ہم حج کر لیتے ہیں، تو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب ہم بڑے نیک اور پارسا ہو گئے ہیں اور ہم نے تو بڑی اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی ہے۔ تو بالکل یہ ہمارے ہاں نا بڑا ایک عام کانسیپٹ ہو گیا کہ لوگ حرام کی کمائی کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی مسجد بنوا دیجیے اور اپنے آپ کو بڑا پارسا باہر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بڑا نیک بندہ ہے جی، اس نے مسجد بنوا دی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ ساری زندگی کرپشن کرتا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حق کھایا ہوگا اس نے۔ تو اس چیز کو میں اس لحاظ سے ضرور میرے لیے حیرت انگیز تھی کہ جس شخص نے 2 عمرے کے ٹکٹ کے لیے بندہ قتل کرنے کی حامی بھر لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے ذہن میں کہ اس عمرے کا فائدہ کیا ہے، کہ اگر آپ کسی شخص کی جان لے کر، جس کے بارے میں واضح حکم ہے کہ اگر آپ نے ایک شخص کو بھی بغیر ناحق کسی جرم کے اگر اس کو ناحق آپ قتل کر رہے ہیں تو آپ نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے واضح حکم کے باوجود بھی اگر آپ کسی شخص کو مار کے اس کے بدلے 2 عمرے کے ٹکٹ حاصل کر رہے ہیں کہ جی آپ نے عمرہ کرنے جانا ہے، تو آپ سوچئے کہ کیا آپ کا وہ عمرہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اتنی بیسک اگر آپ کو انفارمیشن نہیں ہے دین کی، اتنی بیسک آپ کے اندر اچھائی اور برائی کی، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، جرم سے اور ایک جرم کے بغیر کی زندگی جو ہے اس کے خلاف آپ کے اندر اگر تمیز اور تہذیب نہیں ہے، فرق نہیں آپ کر سکتے، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ یہ کانسیپٹ بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے اور لوگ یہی جو ہے بات کر رہے ہیں کہ جناب پہلے آپ لوٹ مار کر لو اور اس کے بعد آپ کھول دو لنگر خانے اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم تو اللہ کو بڑا راضی کر رہے ہیں اور لوگوں کی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جناب، آپ کو لوگوں کی مدد کرنے کا حکم ہے، لیکن اپنے حق حلال کے پیسے سے مدد کرنے کا حکم ہے۔ آپ اگر اپنی عبادات کے لیے کوئی وسائل جمع کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے اپنے حق حلال کے پیسوں سے جمع کرنے ہیں، وہ کسی کو نقصان پہنچا کے نہیں کرنے ہیں۔ یہ بات بڑی واضح رکھ لیں ذہن میں۔ اگر اس طرح ہونے لگے تو بس پھر تو جس کو کہتے ہیں نا کہ دنیا یعنی اللہ کی بخشش کے تو پھر صرف جو مالدار لوگ ہیں صرف وہی اہل ٹھہریں گے، کہ کیونکہ جناب وہ زیادہ حج عمرے کر لیتے ہیں۔ ایون آپ یقین مانیے کہ یہ حج عمروں کی تعداد بھی جو ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کی بخشش کا وسیلہ بن جائے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آپ کو ایک دین ہے نا کہ کسی کو اس نے کتنا مال دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کے پاس کم محدود وسائل ہیں، کسی کے پاس بے اختیار بے شمار وسائل ہیں۔ تو اللہ نے جتنا جس کے جو دیا ہے اس کی پوچھ اسی حساب سے ہونی ہے۔ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ عمرے اور حج کر کے اس طرح کی چیزیں کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی بخشش اللہ کی حاصل کر لینی ہے، تو اس طرح نہیں ہے۔ آپ کے اوپر اسی کا جتنا آپ کے پاس مال و ثروت ہے اس کا اتنا ہی کڑا حساب بھی ہے، احتساب بھی ہے، اور وہ اگر خدا نخواستہ آپ نے غلط طریقے سے کمایا ہے، حرام طریقے سے کمایا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچا کے حق تلفی کر کے پہنچایا ہے کمایا ہے، تو پھر اس کے بدلے میں آپ جتنی مرضی پھر ریاضت کریں یا جتنی مرضی آپ ثروت کریں، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔